आज का टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एज रिलेटेड डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं और कार्टिलेज हैं, उनमें क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है और उनमें जो है कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस आ जाता है और जो है उनमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। डीजनरेशन मतलब जैसे कि उनमें जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो कैल्शियम है या फिर जो बोन्स के जो कंपोनेंट्स है वहाँ पर जो है डीजनरेशन होने लगता है और बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज हैं, जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, उनमें क्या होने लगता है, उनमें डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, यानी कि उनमें जो एक तालमेल होता है वो बिगड़ने लगता है बिकॉज ऑफ द एज या बिकॉज ऑफ द एनी अदर फैक्टर। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड जो है इसको एक ऐसे तरीके से देखेंगे जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन और जो ऑस्टियो है उसका मतलब है बोन और जो आर्थराइटिस है इसका मतलब है जॉइंट्स, यानी कि जो बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बोन्स हैं वहाँ पर जो कार्टिलेज हैं वो वहाँ से डिस्पैच होने लगेंगे, जो जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगा और जिनका जो नॉर्मली जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा और उनका स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल नहीं रहेगा, अबनॉर्मल होने लगेगा, जिसकी वजह से जो बॉडी में पेन देखा जाएगा, जो जॉइंट्स एरिया है वहाँ पर नोड फॉर्मेशन देखा जाएगा और पेन देखा जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थरोसिस। ऑस्टियोआर्थरोसिस भी कहते हैं इसको, या फिर इसको वियर और टियर डिसीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा इसको डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कार्टिलेज, यानी कि इस जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको हम एक तो वियर एंड टियर डिसीज़ भी कहते हैं, एज रिलेटेड डीजनरेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, ऑस्टियोआर्थरोसिस भी कहते हैं, या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कार्टिलेजेस। तो इन सारे नामों से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम जानते हैं, जिसमें कि बोन्स और जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ में जो है जो सबसे बड़ा कॉज है वो हार्मोनल फैक्टर्स हो सकता है, यानी कि जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है बॉडी के अंदर, जिसमें जो ईस्ट्रोजन लेवल है, यानी कि जो फीमेल्स में मेनोपॉज होता है आफ्टर 45 ईयर जो मेनोपॉज होगा, तो उसके बाद क्या होता है, फीमेल्स में मोस्टली जो है ईस्ट्रोजन की कमी आ जाती है। मोस्टली फीमेल्स में ईस्ट्रोजन की कमी आती है, जिसकी वजह से जो हार्मोनल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेशन होने लगता है, यानी कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अनदर फैक्टर हो सकता है, यानी कि जो हार्मोन है उसी में जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका सीक्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी जो हार्मोनल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्बेंस कॉज हो जाएगा। तो ये सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या हो जाएगा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डिसीज कंडीशन है वो कॉज हो सकती है। इसके अलावा जो कोई भी जैसे कि एज रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, यानी कि जो मेल्स में मोस्टली जो मेल्स 50 ईयर के अबव होते हैं, 50 ईयर के अबव मेल्स में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा ओबेसिटी की कंडीशन में, यानी कि जो मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, तो बोन्स इतनी स्ट्रेंथन नहीं रहती हैं अबव एज में, यानी कि हाई एज में इतनी ज़्यादा बोन स्ट्रेंथन नहीं रहती हैं कि वो बॉडी का पूरा वेट जो है वियर कर सकें, तो उनमें एज रिलेटेड फैक्टर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा है जेनेटिक फैक्टर। तो कोई भी जेनेटिक फैक्टर है, यानी फैमिली मेम्बर्स में किसी को है अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले से प्रेजेंस रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी, यानी कि कोई भी पेशेंट है उसमें बिकॉज ऑफ द फैमिली फैक्टर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कोई अनदर फैक्टर हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस में जैसे कहेंगे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, एक्सट्रीमली स्ट्रेस की कंडीशन में वो रहते हैं, इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिम्टम्स में जो है रेडनेस, स्वेलिंग इन द जॉइंट्स एरिया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को फील होता है जब भी वो सोकर उठते हैं या कोई भी काम करते हैं, चलते हैं फिरते हैं वॉकिंग टाइम पर, या कोई भी वेट वियर करते हैं, यानी कि कोई भी भारी सामान उठाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। नी एरिया में, बैक एरिया में, एंकल्स में, रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। इसके साथ साथ उनमें क्रिपिटस साउंड, यानी कि जो घर्षण जैसी आवाज़, एक क्रिपिटस साउंड सुनाई देता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्योंकि
वहाँ उनकी बोन्स जो जॉइंट्स हैं वो वीक हो रहे हैं, इसलिए वहाँ से क्रिपिटस साउंड जो है प्रोड्यूस होने लगता है। इसके अलावा नोड का फॉर्मेशन होने लगता है, जो जॉइंट्स एरिया होते हैं वहाँ पर नोड का फॉर्मेशन होने लगता है, नोड्स जैसे गठाने टाइप की बनने लगती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से जो उंगलियों में मूवमेंट नहीं कर पाते हैं उन लोग, साथ ही साथ उनमें रेडनेस और स्वेलिंग भी रहती है उन एरियाज़ में। नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो जो पेशेंट है उसका हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीटी एमआरआई या फिर सीटी स्कैन भी कर सकते हैं या एक्सरे भी कर सकते हैं बोन्स का और जॉइंट्स का, जिसकी वजह से पता कर सकते हैं कि कितना स्वेलिंग है जॉइंट्स एरिया में और या फिर फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हुआ है वहाँ पर, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हुआ है। ये सारी कंडीशंस को हम देख सकते हैं थ्रू द एक्सरे, सीटी और एमआरआई। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट में जो है हाइलोरेनिक एसिड है ये प्रेजेंट होगा। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन है तो उसमें हाइलोरेनिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है और वही प्रेजेंस उसकी जो बताती है कि कितनी सीवियर डिसीज़ है। यानी कि अगर हाइलोरेनिक एसिड कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो डिसीज़ कंडीशन कम सीवियर है, अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो बताता है कि जो डिसीज़ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में है। नेक्स्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग की कंडीशन कम हो सके। साथ ही साथ उनको एनाल्जेसिक मेडिसिन देंगे जिससे कि पेन कम हो सके। इसके अलावा एनेस्टेट्स देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कि इन्फ्लामेशन और साथ ही साथ पेन वगैरह भी जो इन्फ्लामेशन के सिम्टम शो हो रहे हैं पेशेंट में वो कम हो सकेंगे। इसके अलावा टॉपिकल एजेंट्स दे सकते हैं जिसमें आते हैं सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट्स जो है ऐसे टॉपिकल एजेंट्स है जिनको अप्लाई करने से, स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे जो इरिटेशन है, जो जॉइंट्स एरिया, बोन्स एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग कम होगी, साथ ही साथ वो इरिटेशन हो रही है, मूवमेंट करने में जो पेन हो रहा है पेन को कम करता है, स्वेलिंग और रेडनेस को कम करता है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट के बाद जो है हम सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में ऑस्टियोटोमी कर सकते हैं, यानी कि अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है तो उसमें हम ऑस्टियोटोमी कर सकते हैं इस कंडीशन में, जिसमें कि बोन जो है उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। बोन का उतना ही पार्ट जहाँ पर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा सीवियर है वो एरिया को हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थ्रोप्लास्टी। ऑर्थ्रोप्लास्टी करके जो है हम जो जॉइंट्स है वो अगर उसमें जो भी जैसे कि टीयरिंग आ गई है, वियर टीयर, यानी कि वो फटना टूटना, जैसे वियर टीयर हो गया है जॉइंट्स के अंदर, तो उनको प्लास्टी यानी कि सर्जिकली उसको क्या करेंगे, सर्जिकली उनको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करके जो है बोन की और साथ ही साथ जो जॉइंट्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं और उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट होने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो पेशेंट है उसको हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम और साथ ही साथ विटामिन डी की डाइट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो सनलाइट को ले, सनलाइट में जो है एक्सपोज हो जिससे कि उनमें हाई अमाउंट ऑफ जो है विटामिन डी उनको मिल सके। इसके अलावा रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैलोरिक डाइट उनको प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि उनकी जो बोन डेंसिटी है, उनका जो रिहेबिलिटेशन है, जो वियर टियर हुआ है वो जल्दी से टिश्यू रिपेयर हो और बोन्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी दोबारा से रिहेबिलिटेट हो सके, दोबारा से वॉकिंग स्टेज में आ सके। इसके अलावा पेशेंट को रिच अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्लूइड्स की वजह से जो है बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं आएगी, साथ ही साथ जो अनदर जो वीकनेस आ रही है वो वीकनेस कम हो सके। और पेशेंट में इंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे कि वो चलते फिरते टाइम जो है असिस्टिंग डिवाइसेस का प्रयोग करें, जैसे कि स्प्लिंट्स वगैरह का यूज़ करें जिससे कि वो फॉलिंग से बच सकें। इसके साथ ही साथ जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा हाई है तो वेट रिडक्शन के लिए उन पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना वेट कम करें। उनको ऐसी डाइट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे उनका वेट कम हो सके और जो वियर टियर की या फिर जो बोन की जो प्रॉब्लम आ रही है, वीकनेस वगैरह, वो सारी चीज़ें कम हो सकें। तो आज हमने पढ़ा था ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि ये क्या होता है, साथ ही साथ इसके सिम्टम्स क्या थे और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।